हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, एक बार में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जब किसी धातु की क्षण को, ठीक है, उसी धातु के जलीय विलयन, तो धातु का जो विलयन बनेगा, धातु का पहले लवण बनेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का Cl के साथ ये लवण बन गया, ठीक है। तो सोडियम धातु का लवण बना यानी नमक, इसको जल में घोल दिए तो ये क्या हो गया, सोडियम धातु का जलीय विलयन कहेंगे, ठीक है। तो ये लवण का जलीय विलयन होता है। तो क्या कहेंगे, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोते हैं या उसी धातु के जलीय विलयन में डुबोते हैं, तो क्या होता है, ये धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष धन आवेशित और ऋण आवेशित हो जाती है। तो धन आवेश और ऋण आवेश के कारण इसमें क्या होता है, विभव उत्पन्न होता है। तो इसी विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। फिर सुनो, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के जलीय विलयन डुबोते हैं तो जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आई बात समझ में, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के जलीय विलयन डुबोते हैं तो जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। चलिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, यही काम हमको करना है 25 अंश सेंटीग्रेड के ताप पर और 1 मोलर सांद्रता के जलीय विलयन में। 1 मोलर सांद्रता के जलीय विलयन में, 1 मोलर सांद्रता का मतलब क्या है, जिस धातु का जलीय विलयन बनाया गया है, ठीक है, उसकी 1 मोल मात्रा। जैसे अभी हमने देखा NaCl का जलीय विलयन अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, NaCl की 1 मोलर सांद्रता का जलीय विलयन कैसे बनेगा, इसकी 1 मोल मात्रा लेंगे NaCl की। NaCl की 1 मोल मात्रा मतलब कितनी मात्रा, इसके अणुभार के बराबर भार हो। अगर चूंकि मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, ध्यान समझो, भार बटे अणुभार। तो अगर भार अणुभार के बराबर हो जाए, देखो ध्यान से, दोनों बराबर हो जाए तो इसका मान कितना आएगा, नहीं समझ में आया। चलो ये बताओ, अगर 5/5 हो तो इसका मान कितना आएगा, कट के 1 हो जाएगा, है ना। अरे 5 1 के 5 ना, 50/50 हो तब कितना आएगा, तब भी 1 आएगा ना। 1000/1000 कितना आएगा, 1। कुछ भी हो ऊपर नीचे अगर हर अंश बराबर है तो उसका मान कितना आता है, 1। यानी भार अणुभार के बराबर होगा तो इसका मान कितना आएगा, 1। किसका मान आया, मोल। 1 मोल कब होगा, जब भार अणुभार के बराबर होगा। आया अब समझ में। तो भार यदि अणुभार के बराबर ले लिया जाए तो वही 1 मोल होता है। तो NaCl का अणुभार हम निकाल कर देख लेते हैं। सोडियम का अणुभार कितना होता है, कितना होता है, 23। क्लोरीन का होता है 35.5। अब जोड़ो इसको, कितना आएगा, 5 इधर दशमलव, 5 3 8 3 2 5, 58.5। अगर NaCl की 58.5 ग्राम, यानी भार कितना ले लें, 58.5 ग्राम। अणुभार इसका 58.5 होता ही है, तो वो मात्रा कितनी हो जाएगी, 1 मोल मात्रा। मतलब जलीय विलयन में इतनी मात्रा अगर घोल दिया जाए, इतनी मात्रा घोल दिया जाए 58.5 ग्राम, तो वो 1 मोल होगा। आई बात समझ में। तो क्या करना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करने के लिए, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के जलीय विलयन में, उसी धातु के 1 मोलर सांद्रता के जलीय विलयन में 25 अंश सेंटीग्रेड के ताप पर डुबोते हैं, या इसे कहो 25 अंश सेंटीग्रेड के ताप पर जब किसी धातु की क्षण को 1 मोलर सांद्रता के जलीय विलयन डुबोते हैं, किसी लवण कह लो, किसी लवण के 1 मोलर सांद्रता के जलीय विलयन डुबोते हैं, तो जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आया, 25 अंश सेंटीग्रेड के ताप पर किसी धातु की क्षण को किसी लवण के 1 मोलर सांद्रता के जलीय विलयन में जब डुबोते हैं तो क्या होता है, विलयन के सापेक्ष ये धनावेशित ऋणावेशित होगा, इसमें विभव उत्पन्न होगा। उसी विभव को क्या कह लेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आया। अब क्या किया जाए, अलग अलग धातुओं को उसी धातु के जलीय विलयन में डुबोया जाए, ऐसे 25 अंश सेंटीग्रेड ताप और 1 मोलर सांद्रता के जलीय विलयन में अलग अलग धातुओं को पारी पारा, एक फिर दूसरा इसी क्रम से। तो करेंगे जब ऐसा तो सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव हमको प्राप्त हो जाएंगे, जितना हम निकालेंगे। तो निकालने के बाद जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है उसको पहले रख दो, जिसका उससे ज़्यादा उसके बाद क्रम से बढ़ते क्रम में रख दो धातुओं को, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के ना। तो एक श्रेणी बन जाएगी। इसी श्रेणी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक
श्रेणी। आई बात समझ में? विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आया? चलो बोलो एक बार। विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलो। धातुओं को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखने से बिल्कुल जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आया समझ में? पहले समझ लो फिर लिखना बाद में। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी हमको मिल गई। तो अब ध्यान दो, जो बाद में होगा उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होगा, जो पहले होगा उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा। आई बात समझ में? तो जो इधर है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है ज़्यादा? ये बताओ। इधर वाले का, हे लड़के, इधर वाले का मानक इलेक्ट्रोड विभव कम है ज़्यादा है? ज़्यादा है। इधर वाले का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा है, ये याद रखो। मानक इलेक्ट्रोड विभव इसका ज़्यादा है। अब ध्यान दो भैया, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है, ध्यान से, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है उसकी सक्रियता कम होती है। ध्यान से, उसकी सक्रियता कम होती है। किसकी सक्रियता कम होती है? जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होता है। इसका मतलब उल्टा क्या होगा? जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा उसकी सक्रियता अधिक होगी। आई बात समझ में? तो जो इधर होगा उसकी सक्रियता ज़्यादा होगी कि नहीं? इधर जो होगा इसकी सक्रियता ज़्यादा होगी। सक्रियता मतलब इसके काम करने में जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से होगी, है कि नहीं? तो ये कौन सा काम करता है? धातु है ना, धातु कौन सा काम करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग करने का, ठीक है ना? तो इधर वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इधर वाला थोड़ा तकलीफ लेगा। आई बात समझ में? चलो ठीक है। तो सक्रियता इधर वाले की ज़्यादा होगी, ये आ गया समझ में? तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति इसकी ज़्यादा होगी। इसकी क्या करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। होगी कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ कभी बताया गया होगा, फिर सुन लो। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन है, इधर के ध्यान दो, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उसका होता है ऑक्सीकरण। ध्यान समझो, उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण होता है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसके क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है, अच्छा दोनों चीज़ पहले समझ लो। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भैया? त्याग करेगा। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। उल्टा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका क्या होता है? अपचयन। उसका क्या होता है? अपचयन। समझ में आया? ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? जिसका इलेक्ट्रॉन त्याग होगा, कम होगा, उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जब किसी रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या होता है? अपचयन होता है। आया समझ में? चलो, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, ध्यान दो, जिसका ऑक्सीकरण होता है, किसका ऑक्सीकरण होता है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। आई बात समझ में? तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक। ठीक। और जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से, ए से बी में मान लो कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। ए ने मान लो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया। ध्यान से, ए ने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, ए पर धन आयन बना, इस पर ऋण आयन बना। ठीक है, तो इसका अगर इसका ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इसका मतलब कोई ले रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन तभी तो त्याग करेगा जब कोई लेने वाला होगा, ऐसे हवा में थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। आई बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग करता है, तो इसका मतलब दूसरा कोई लेने वाला होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है। तो ये जो ऑक्सीकरण, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ध्यान सुनो, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो प्रेरित कर रहा है कि नहीं किसी को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए? किसी को ना, कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तभी तो वो दे रहा है। जो दे रहा है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। कोई ले रहा है
जो ले रहा है उसका अपचयन होगा ना, तो जो दे रहा है वो अपचयन, उसको अपचयित करने के लिए प्रेरित कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसका होता है ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे कहते हैं अपचायक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका होता है अपचयन, और जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। आई बात समझ में? चलो अब ध्यान से समझो यहाँ क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, त्याग करेगा, क्या करेगा, त्याग करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण का अपचयन, ये बताओ। इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है भाई, ऑक्सीकरण होगा ना, तो इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इसमें ऑक्सीकरण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी, ऑक्सीकरण करने की प्रवृत्ति या ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी। ऑक्सीकृत लिखो, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होगी, तो ना, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अपचायक। तो ये क्या होगा, अपचायक का कार्य करेगा। अपचायक यानी इधर वाला जो होगा वो क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। क्या होगा, प्रबल अपचायक। समझ में आ रहा है, हैं? चलो इधर वाला थोड़ा ध्यान दो। अगर वो उसकी सक्रियता अधिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति उधर अधिक है, तो इधर कम होगी। आई बात समझ में? उधर सक्रियता अधिक है तो इधर आओगे तो सक्रियता कम होगी। चलो आगे बढ़ो। ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति उधर अधिक है तो इधर ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कम होगी। ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कम होगी, है ना। तो जान लो अपचयन होने की प्रवृत्ति इधर, अगर देखा जाए कौन अपचयित होता है आसानी से, तो कौन अपचयित होगा, इधर वाला, है ना। अपचयित होने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो धातुएं तो इलेक्ट्रॉन त्याग ही करती हैं ना, तो अगर ध्यान से, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं, लेकिन यहाँ ग्रहण करने वाली बात हो रही है। कब ग्रहण करेगा, ध्यान दो, कब ग्रहण करेगा। देखो एक धातु है, मान लो सोडियम, समझने के लिए ये सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, त्याग करने की प्रवृत्ति है इसमें ना। दूसरा कोई धातु है हाइड्रोजन, ये भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति किसकी अधिक है, इसकी अधिक है। क्यों? क्योंकि सोडियम बहुत पहले है। कहाँ बहुत पहले है, नहीं लिखा गया। चलो लिख दे रहे हैं हम, मैग्नीशियम कर लो, मैग्नीशियम है ना। तो मैग्नीशियम का पहले है ना, तो मैग्नीशियम का मान टोरबिहो कम है, सक्रियता ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन ये त्याग करने की प्रवृत्ति इसमें अधिक है, तो हाइड्रोजन में कम है। तो ये इन दोनों को अगर इसे एक साथ रख दिया जाए तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक है ना, तो मजबूरी में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी ग्रहण करेगा विशेष परिस्थितियों में। तो सीधे सीधे जान लो उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो इधर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अब ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो इसका क्या होगा, अपचयन। अपचयन होने की प्रवृत्ति इसमें बढ़ गई, ठीक। तो जिसमें अपचयन होगा वो क्या होगा, जिसका अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो इसका मतलब इधर वाले का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ये ऑक्सीकारक होगा। आई बात समझ में? अब ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये समझो। जैसे दे दिया जाएगा इसमें मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, मान लो हम 3 दे रहे हैं, चलो एक और दे देते हैं, निकिल, ये दिया है। अब इसमें पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है, निम्न में से कौन प्रबल ऑक्सीकारक है। तो अब देखो कौन प्रबल ऑक्सीकारक होगा भैया, जिसका मानक टोर विभव अधिक होगा। समझ में आ रहा है, जिसका मानक टोर विभव अधिक होगा। और किसका मानक टोर विभव अधिक होगा, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में बाद में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो कौन सबसे बाद में है इनमें से, निकिल सबसे बाद में है, तो इसका मतलब इसका मानक टोर विभव अधिक है और ये प्रबल ऑक्सीकारक है इन सब में। आया? अब इसमें पूछ लिया जाए कौन प्रबल अपचायक है, तो क्या बताओगे, कौन प्रबल अपचायक होगा, जो पहले होगा। कौन पहले है, Mg, तो देख करके बता लोगे ना एफ टी।
और इसके अलावा आता है धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिए जाते हैं, उसमें पूछ लेता है कि इनके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। एक चीज़ और ध्यान दे लो इसी समय, इलेक्ट्रॉन जो त्याग करता है उसका क्या बनता है, धन आयन कि ऋण आयन? ऋण आयन बनता है, धन आयन बनेगा। क्यों बनेगा? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, ऋण निकलेगा तो धन आवेशित हो जाएगा, तो इसमें धन आयन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। क्या होती है? धन आयन बनाने की। होगी कि नहीं होगी? और इधर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति, इधर उल्टा ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति। क्या? ऋण आयन। चलो हो गया, ऋण आयन। आई बात समझ में? तो इसमें, अरे मिटा दिए, चलो फिर लिख देते हैं। कैल्शियम लिख दे रहे हैं, जिंक लिख दे रहे हैं, और क्या, चलो हाइड्रोजन लिख दे रहे हैं, और कॉपर लिख दे रहे हैं। 4 ऑप्शन है ना। तो इसमें बताओ कौन प्रबल धन विद्युती है? इनमें से कौन प्रबल धन विद्युती है? क्या है? Cu है धन विद्युती। अरे भैया जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा आसानी से वो धन विद्युती होगा, Ca। क्यों? क्योंकि Ca पहले है तो उसका मान इलेक्ट्रॉन विभव कम होगा, सक्रियता ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग करेगा, त्याग करने की प्रवृत्ति है, इसका मतलब धन आयन आसानी से बना लेगा। तो कैल्शियम इसमें क्या है? प्रबल धन विद्युती है। आ गया समझ में? नहीं तो ये सब चीज़ बता लोगे कौन प्रबल। अब अच्छा एक चीज़ और इसी में पूछ लिया जाता है, धन आयन, इनके धन आयनों बनाने की प्रवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। इनके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिख लो, या कह लो इनके ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। ठीक है, कैसे लिखोगे? धन आयन के बढ़ते हुए क्रम में लिख के दिखाओ। बढ़ता हुआ क्रम, इसका मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है कि नहीं? तो सबसे कम धन विद्युती कौन है इसमें? बोलो कौन सबसे कम धन विद्युती होगा? जो सबसे इधर होगा ना, इसका मतलब Cu, इसके बाद Cu के बाद H, फिर इसके बाद जिंक, फिर कैल्शियम। तो ये हो गया धन विद्युती बनाने का बढ़ता हुआ क्रम। अगर कह दिया जाए धन विद्युती बढ़ाने का घटता हुआ क्रम, देखो बढ़ना मतलब जो बड़ा वाला निशान, देखो जो बड़ा होता है उधर मुंह खुला होता है इसका, ये जान लो, याद करने का तरीका। ये बड़ा है ना, हाइड्रोजन बड़ा है, ठीक, हाइड्रोजन से बड़ा जिंक है, जिंक से बड़ा कैल्शियम। क्या? धन विद्युती ना। अगर इसमें पूछ लिया है धन विद्युती लक्षण के घटते हुए क्रम में लिखो, इनके धन विद्युती लक्षण के घटते हुए क्रम में लिखो, तो क्या लिखोगे? घटता हुआ क्रम, इसका मतलब पहले बड़ा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम ना। तो कौन सबसे ज़्यादा धन विद्युती है? Ca सबसे ज़्यादा धन विद्युती है, सबसे ज़्यादा धन विद्युती है। इससे कम धन विद्युती कौन है? Zn। इससे कम हाइड्रोजन, सबसे कम कॉपर। आई बात समझ में? देखो ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया, ये घटता हुआ क्रम हो गया। आई बात समझ में? चलो कुछ प्रश्न कल बताएंगे अब, ठीक है? पढ़ो आराम से बढ़िया से।